हेलो एवरीवन। मेरा नाम राजकमल है। मैं आप लोगों से JNU MA हिंदी साहित्य से संबंधित कुछ बातें करना चाहूँगा इस इंटरेस्ट से संबंधित। मेरा 2021 में JNU MA हिंदी साहित्य से सिलेक्शन हुआ है और अब से लगभग 2 महीने एग्ज़ाम के बचे हुए हैं। मैं यह मानकर चल रहा हूँ और अंतिम 2 महीने में आपकी रणनीति क्या होनी चाहिए इस एग्ज़ाम को लेकर, कैसे स्मार्ट स्टडी किया जाए इस 2 महीने में, किन-किन किताबों को मुख्य रूप से ज़्यादा ध्यान दिया जाए, आपकी स्टडी मटेरियल क्या होगी और इसके साथ ही आप एग्ज़ामिनेशन हॉल में किन-किन प्रेशर से गुज़रेंगे और उसे आपको कैसे कंट्रोल करना है, उसे आपको कैसे मैनेज करना है। इस बात पर भी हम लोग चर्चा करेंगे। मैंने कौन से जो गलतियाँ की वो आपको नहीं करनी चाहिए, इस पर भी कुछ बात करेंगे। अ, इसके साथ ही हम जानते हैं कि JNU MA हिंदी जो साहित्य का जो एंट्रेंस होता है उसमें गला काट प्रतियोगिता की स्थिति बनी हुई है। यहाँ क्या है कि सीट्स काफ़ी लिमिटेड हैं, 30 से 40 सीट्स हैं लगभग और फॉर्म हज़ारों में आते हैं, 2-3-4 हज़ार 5 हज़ार के आसपास फॉर्म आते हैं। तो आपको कुछ न कुछ तो अलग स्ट्रैटेजी अपनानी पड़ेगी जिससे कि आप अलग अन्य से बेहतर हो जाएँ और इस एग्ज़ाम को क्रैक करके JNU में प्रवेश पा सकें। तो मैं उसी से संबंधित कुछ बातें करना चाहूँगा। सबसे पहले मैं अपना अगर बैकग्राउंड बताऊँ कि मैंने कैसे तैयारी की, तो मैंने मेरी असली जो तैयारी थी वो 2 महीने की ही थी। आपने अभी तक क्या पढ़ा है उससे फ़र्क नहीं पड़ता, किसने अभी तक क्या पढ़ा है उससे फ़र्क नहीं पड़ने वाला। आप इस अंतिम 2 महीने में क्या पढ़ते हैं वो काफ़ी मायने रखता है, क्योंकि ये सारी चीज़ें रचनाएँ वगैरह याद करने की चीज़ें आप जो भी पढ़ें या फिर कुछ भी है वो अगर अभी पढ़ के छोड़ देते हैं और आराम करते हैं, अरे मेरे तो इतने अच्छे नंबर आ रहे हैं, मुझे क्या पढ़ने की ज़रूरत है, तो हो सकता है कि वो गलती कर रहे हों। और जो सोया जो भी है मतलब जो अभी जागा है और अभी से तैयारी शुरू कर रहा है और अपनी रातों की नींद बर्बाद करके अपने मतलब संघर्ष के द्वारा वो लगातार तैयारी में प्रयासरत है, तो शायद हो सकता है उसका सिलेक्शन हो जाए। और जो इस घमंड में कि हमारी तैयारी काफ़ी अच्छी है, अब हमें क्या पढ़ना, 2 घंटे 3 घंटे पढ़ेंगे, इससे क्या है, हमसे हो जाएगा। हो सकता है कि उनका सिलेक्शन ना हो और आपका हो जाए। तो तनाव बिल्कुल ना लें, अभी से भी आपके पास वक़्त है और अभी से ही आप अच्छा प्रदर्शन कर सकते हैं। एक मैं आप जीता जागता एग्ज़ाम्पल मैं आपके सामने हूँ। मैंने मात्र 2 महीने में इस एग्ज़ाम की तैयारी की है। ऐसे कहने को तो अगर कहा जाए कि अ, मैंने दिसंबर से तैयारी की, लेकिन वो मैंने तैयारी 15 दिन तक हमारी चली, उसके बाद मैं घर आ गया था बनारस से और मेरे साथ काफ़ी प्रॉब्लम्स हुई। कोविड की वजह से मैं घर आया था, तो मुझे कोविड वगैरह भी हो गया था और मेरे हाथ फ्रैक्चर हो गए थे। तो मैं 2-3 महीने तो डिस्टर्ब रहा, ज़रा भी मेरी पढ़ाई नहीं हुई। मैंने फिर जुलाई के अंतिम महीने में मैं मतलब 28-29 तारीख को मैं बनारस आया और लगभग वही 29 जुलाई के आसपास से मैंने अपनी तैयारी स्टार्ट की फिर से और 20 सितंबर तक मैंने अपनी तैयारी जारी रखी उसी तरीके से। मैं 29 जुलाई से लेकर 20 सितंबर तक कभी 6 बजे सुबह से पहले कभी नहीं सोया। मतलब 6 बजे मैं सोता था और 11 बजे दोपहर को उठता था और फिर दिन भर स्टडी, खाना खाकर फिर रात में पढ़ाई। तो ये चलता था रूटीन काफ़ी। चूँकि मेरे सामने कोई विकल्प नहीं था कि मुझे एक ही एंट्रेंस देना था जो कि JNU में हिंदी साहित्य का था और कोई विकल्प नहीं थे, तो मैंने इसी पे अपना सारा का सारा ध्यान लगाया और जितनी भी चीज़ें होती है सोशल मीडिया से मैं कट गया और मैं सोशल मीडिया डीएक्टिवेट कर दिया। इसके साथ ही घर पे भी कम बातें होती थी और मतलब दोस्तों से बातें होती थी तो डिस्कशंस होते थे सारे के सारे कि मतलब हिंदी साहित्य पे ही, जब चाय के लिए शाम में निकलते थे बीचों में ही, तो हिंदी साहित्य से में ही डिस्कशन होते हैं। तो डिस्कशन का एक अपना फ़ायदा है, उससे क्या होता है कि आपको आपकी कमियाँ पता चलती है कि कहाँ पे आप कमज़ोर है, उस पे आपको ज़्यादा ध्यान देना है। आपके कुछ कन्फ्यूज़न्स होते हैं तो आपके दूर हो जाते हैं। तर्क विकथन वाले जो क्वेश्चंस होते हैं उसमें काफ़ी हेल्प करते हैं। इस तरह के डिस्कशंस कॉन्सेप्ट आपका क्लियर रहेगा तो ये एग्ज़ाम क्लियर करने में आसानी होगी, क्योंकि अब देख ही रहे हैं कि इस एग्ज़ाम की जो प्रवृत्ति है, फिर प्रकृति है, ये कॉन्सेप्ट ओरिएंटेड होते जा रही है। तो इस पे आप थोड़ा ध्यान दीजिएगा। और मैंने तो क्विज़ ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्व किए हैं टेलीग्राम के। इसके साथ ही मैंने टेस्ट सीरीज़ लगाई है। मैंने
लगभग 60 दिन तक, वही 50 दिन 60 दिन तक मैंने टेस्ट सीरीज लगभग सॉल्व की और वो काफ़ी हेल्पफुल रहा हमारे लिए। उससे उससे अपना एवेल्यूएशन जो होता है वो अच्छे से कर पाते थे कि किस किस जो सेक्शन है उसमें मेरा कमज़ोर है, उस पर मुझे ज़्यादा ध्यान देना है। मैंने 1 महीने मेरी जो अगर तैयारी की पूरी स्ट्रैटेजी रही तो मैं बताऊं कि कैसे मैंने किताबें ख़त्म की। तो मैंने 1 महीने का रूटीन बनाया कि 1 महीने में मुझे गोविंद पांडे का हर एक तथ्य याद होना जाना चाहिए। हर मतलब प्रकाशन वर्ष को छोड़कर, चूँकि मैं प्रकाशन वर्ष को रिस्क लेकर मैंने कुछ प्रकाशन वर्ष जो महत्वपूर्ण होते हैं मैंने उसे याद किया, बाकी को पे मैंने रिस्क ले लिया कि जो भी है। और साथ ही भी एक तथ्य तो नहीं कह सकते कि याद ही हो जाए, लेकिन हाँ मैंने कोशिश की कि याद हो जाए, क्योंकि मैं जो भी पढ़ता था तो उसको मैं लिख के पढ़ता था, मैं ट्रिक बना के पढ़ता था अपने पीछे के अनुभवों से। मैं हर एक चीज़ों को, हर एक रचनाओं के और रचनाकारों को ट्रिक से जोड़ता था, उनके नामों से कुछ ट्रिक्स बनाता था और उनकी रचनाओं से कुछ ट्रिक्स बनाता था। तो मैंने वो सारी मैं मोटी-मोटी 2 कॉपियाँ मेरी ट्रिक से भर गई थी और मैं सिर्फ और शायद और अभी भी अगर कोई इसे पढ़े तो कोई नहीं पढ़ सकता था। मेरे दोस्त अगर जब आए थे रूम पर देखते थे कि इस तरह का ट्रिक है तो काफ़ी हँसते भी थे कि ये कैसा ट्रिक है भाई, इसको समझ नहीं आ रहा। तो वो ट्रिक मेरे थे, मेरे अनुभव थे। तो सबका अपना स्ट्रैटेजी होता है, तो उस अनुसार आप भी तैयारी करें। यहाँ पे मेरा मकसद विद्वान बनना तो बिल्कुल नहीं था, मेरा मकसद था कि पहले एग्ज़ाम क्रैक करें उसके बाद विद्वान बना जाएगा। तो मैंने उस पर फोकस किया और तो ये कह सकते हैं मुझे कि मतलब एक स्मार्ट तरीके से मैं उसमें पढ़ा। और शुक्ल जी को मैंने एक बार सही से पढ़ा, दूसरी बार मैं आधा पढ़ सका और उसके बाद मुझे लगा कि ज़्यादा समय जा रहा है, तो मैंने फिर जो दृष्टि नियर JRF की जो किताब होती है उसमें शुक्ल जी का जो कंपाइलेशन दिया हुआ मैंने उसको 2 से 3 बार पढ़ा अच्छे से। और शुक्ल जी को अच्छे से पढ़ना बहुत ज़रूरी है, उसके कॉन्सेप्ट को समझिए और उन्होंने जो कहा है उनकी पंक्तियों पर ध्यान दीजिए। उसमें जो आप रीतिकाल के फुटकल जो रचनाएँ हैं, कवि हैं उसको छोड़ सकते हैं। इसमें से आप बिहारी, घनानंद, पद्माकर, भिखारी दास इन सबको पढ़िए अच्छे से, जो मुख्य कवि हैं। आपको पता चल जाएगा इंपॉर्टेंट कौन है आप पढ़ेंगे तो, और अभी तक आपको पता भी चल गया होगा क्योंकि आपकी लगभग आधी तैयारी हो चुकी होगी। और अभी ऐसा तो नहीं होगा कि अभी से आप तैयारी शुरू किए होंगे, तैयारी लगभग हो ही गई होगी। कुछ लोग पिछले साल के भी होंगे, तो आप लोग को बहुत सारी चीज़ें पता होगी। तो आप मुख्य चीज़ों पे ध्यान दीजिए, बाकी जो तथ्य हैं वो इम्पॉर्टेंट तथ्य पर ज़्यादा ध्यान दीजिए, जो कम इम्पॉर्टेंट लगे उसको आप कम ध्यान दीजिए। तो ट्रिक जो था मेरा, वो मैं ट्रिक की बात कर रहा था, तो ट्रिक तो जो था वो काफ़ी हेल्प किया मतलब एग्ज़ामिनेशन हॉल में मेरा, जब मेरे पास क्वेश्चंस आते थे तो मेरे सामने, तो मुझे कन्फ्यूज़न में काफ़ी वो हेल्प करता है ट्रिक, कि आप जब ट्रिक मिलाते हैं, अगर दो ऑप्शन में कन्फ्यूज़ है तो अच्छे से एलिमिनेट हो जाता है। तो मुझे तो काफ़ी फ़ायदा हुआ इसका पर्सनली। बाकी आप अपनी स्ट्रेटजी के अनुसार पढ़ सकते हैं, बिल्कुल रटना है तो रट सकते हैं, लेकिन फिर अगर बात की जाए और कौन सी किताबें मैंने पढ़ी, तो मैंने भाषा खंड के लिए दृष्टि नियर JRF का ही किताबें पढ़ी और काव्य शास्त्र के लिए मैंने पूरी उसी की किताबें पढ़ी, दृष्टि नियर JRF की। और मैंने और उससे मतलब और काव्य शास्त्र उससे बाहर मेरा एक भी क्वेश्चन मतलब जेन्युइन हिंदी में एक भी क्वेश्चन उससे बाहर का नहीं था। 7 क्वेश्चन थे, पाश्चात्य और भारतीय से, तो वो 7 सही हो गए, तो काफ़ी हेल्पफुल रहा वो। और भाषा खंड से भी ठीक ठाक ही क्वेश्चन थे, हालांकि हरदेव बाहरी से क्वेश्चन थे, तो कुछ क्वेश्चन थे हरदेव बाहरी से, तो वो 1-2 क्वेश्चन गलत हो गए। लेकिन अगर आपको समय मिले तो मैं कहूँगा कि हरदेव बाहरी पढ़ लें, उससे काफ़ी सही रहेगा। और इसके साथ ही आप चिंतामणि पढ़ें। चिंतामणि में जो निबंध हैं, जैसे घृणा, भक्ति, श्रद्धा, प्रीति, तो ये सारी जो निबंध हैं वो सब पढ़ें आप थोड़ा। आप उससे क्या होता है कि आपके एक तो सोचने का दायरा बढ़ेगा, इंटरेस्टिंग काफ़ी निबंध हैं उनके, थोड़ी सी भाषा है लेकिन क्लिष्ट, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, इंटरेस्टिंग है, मज़ा आएगा पढ़िए। और इसके साथ ही आप उससे क्वेश्चंस भी आएंगे जो कि आपको जेईई में हिंदी जो एंट्रेंस है उसमें काफ़ी हेल्प मिलेगा। फिर आप इसके साथ जैसे मैंने विश्वनाथ त्रिपाठी को पढ़ा, 2 से 3 बार पढ़ा विश्वनाथ त्रिपाठी को। उसमें जो तथ्य हैं उसको बिल्कुल नज़रअंदाज मत कीजिए, वो सारे इंपॉर्टेंट ही दिए हैं उसमें, तो उन सबको आप पढ़ लीजिए सही से।
कॉन्सेप्ट तगड़ा रखिए। आप रामस्वरूप चतुर्वेदी को पढ़िए। मैंने तो हालांकि नहीं पढ़ी, मुझे समय नहीं मिला तो, लेकिन अगर आपके पास समय है तो आप ज़रूर पढ़ें, क्योंकि इस बार 1-2 क्वेश्चन उसमें से भी थे। इसके साथ ही आप आधुनिक हिंदी साहित्य की प्रवृत्तियाँ नाम की जो नामवर सिंह की किताब आती है वो पढ़ें। उससे क्या है कि उससे भी 1-2 क्वेश्चन, 2-3 क्वेश्चन थे वो जो मेरे सही हुए, तो वो काफ़ी हेल्पफुल रहा हमारे लिए। और जो भी आप लेखक, जो भी आप किसी रचनाकार को पढ़े ना, जैसे कि किसी शुक्ल जी से या फिर रामस्वरूप चतुर्वेदी जी से, तो आप थोड़ा रुक कर पढ़िए, थोड़ा समझ कर पढ़िए कि उनके सोचने का तरीका क्या था, उनकी भाषा कैसी थी, उनकी विचारधारा क्या थी। तो इस पे थोड़ा सा सोच कर वो किन शब्दों का ज़्यादा प्रयोग करते हैं, तो इन सब चीज़ों को आप ध्यान देते रहिए। साथ ही आप कौन से लेखक जो हैं, साहित्य इतिहास के कई ग्रंथ हैं, द्विवेदी जी ने भी कई कुछ किसी के बारे में, कबीर के बारे में कहा है, शुक्ल जी ने भी कहा है, रामस्वरूप चतुर्वेदी जी ने भी कहा है। तो आप थोड़ा उस चीज़ को समझने का प्रयास करें, उस पकड़ने का कि द्विवेदी जी अगर कहेंगे तो उसके बारे में क्या कहेंगे, शुक्ल जी कहेंगे तो कौन से लेखक शुक्ल जी को प्रिय है तो वो उनके बारे में क्या कह सकते हैं। तो कहीं ना कहीं एक अंडरस्टैंडिंग दिमाग में कि कौन से लेखक के बारे में किन्होंने क्या कहा। इसके लिए आप जैसे कि अगर आपके पास समय नहीं है उतना, तो आप अनुराग हिंदी एकेडमी एक चैनल है यूट्यूब पे, तो आप वहाँ से आप शुक्ल जी के कथन और द्विवेदी जी के कथन जो हिंदी साहित्य के उनके इतिहास है उनमें से कथन, और साथ ही रामस्वरूप चतुर्वेदी जी के कथन, नामवर सिंह के कथन, तो वो वहाँ पे मिल जाएगा आपको। आप वहाँ से भी पढ़ सकते हैं, सुन सकते हैं उसको आप बार बार, तो वो दिमाग में रहेगा आपके, और यह भी कथन तर्क वाले क्वेश्चन में भी काफ़ी आपकी हेल्प करेगा। इसके साथ ही आप इसके साथ आप नीट जेआरएफ के जो क्वेश्चंस होते हैं जो कि यूथ कंपटीशन टाइम से आते हैं, प्रकाशन से आती है, उसको आप सॉल्व कीजिए, कई बार सॉल्व कीजिए और 1 घंटा रोज़ उसको दीजिए। पंक्तियों को आप रोज़ अलग से समय निकाल कर रिवीजन कीजिए। हर रोज़ पंक्तियों को दोहराइए। ऐसा ना हो कि एक दिन में हम सोच रहे हैं कि इतनी पंक्तियाँ याद कर लेंगे, ऐसा नहीं होता। पंक्तियों को दोहराते रहिए और उनमें जो ट्रिक है उसके माध्यम से पढ़िए कि हाँ ये लेखक के शब्द का प्रयोग करते हैं, शब्दों को पकड़िए, उसकी भाषा को पकड़िए, कुछ ट्रिक बनाइए, उनके नामों से संबंधित कुछ ट्रिक बनाइए उनकी पंक्तियों से रिलेट करके। तो ऐसे करेंगे तो वो ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा एग्ज़ाम में, और अब ज़्यादा सही से मतलब स्मार्ट तरीके से पढ़ पाएंगे, इस 2 महीने का यूटिलाइज कर पाएंगे। इसके साथ ही मैंने तो ऐसा ही तैयारी किया, बाकी सबकी अपनी अपनी स्ट्रैटेजी होती है, वो तो अलग है। मैंने जो स्ट्रैटेजी अपनाई और जिससे मुझे सिलेक्शन लेने में काफ़ी आसानी हुई, वो मैं स्ट्रैटेजी बता रहा हूँ। और इसके साथ ही अगर देखा जाए तो सारी किताबें लगभग बता दी मैंने। और अब बात की जाए कि एग्ज़ामिनेशन हॉल में कैसे अपने आप को मतलब उन प्रेशर्स को हैंडल करना है। तो तनाव बिल्कुल ना लें, बिल्कुल आराम से 1-2 दिन पहले अच्छी नींद लें। हालांकि मैंने नहीं ली थी, मेरी आदत थी 5 बजे से पहले, मतलब 6 बजे से पहले सोने की नहीं, 5-6 बजे से। तो हम लोगों ने कोशिश तो की कि 12 बजे सो जाएं उस दिन एग्ज़ाम के 1 दिन पहले, लेकिन सब सो गए, मैं सो ही नहीं पाया। 4 बजे के आसपास मुझे नींद आई। एग्ज़ाम 7 बजे से जाना भी था, मैंने मात्र 3 घंटे ही मैं सो पाया। तो मैं तो यही कहूँगा कि नींद अच्छे से ले। और उसका मुझे थोड़ा सा लगा भी कि हाँ मुझे नींद आ रही थी एग्ज़ामिनेशन हॉल में भी, मतलब जाने से पहले। एग्ज़ामिनेशन हॉल में तो क्वेश्चन देख के ही नींद गायब हो गई, जिस तरह से कठिन क्वेश्चन थे वहाँ। तो नींद अच्छे से ले, थोड़ा 1-2 दिन पहले से रूटीन को बदलें और जल्दी सोने का प्रयास करें और दिन में पढ़ लें, तो उससे काफ़ी अच्छा रहेगा। एग्ज़ामिनेशन हॉल में जब क्वेश्चन आए तो क्वेश्चन को आप ज़्यादा बार बार बदलिए मत। एक बार पहले आप सही से, सबसे पहले पहली बार में क्वेश्चन को सभी को जो आपको आते हैं वो सारे भरिए, टिक लगाइए उसको। उसके बाद दूसरी बार में जो डाउट वाले क्वेश्चन हो कि मतलब ये या ये, तो उसको आप सही से देख लीजिए और थोड़े से सही से उसमें दिमाग पे जोड़ करके लगाइए सही क्वेश्चन। चूँकि यहाँ नेगेटिव मार्किंग है नहीं, तो कोई डरने की बात नहीं है। तो क्वेश्चन आपको सारे अटेम्प्ट करने हैं। और दूसरी बार में जब आप करते हैं तो ज़्यादा बदलिए मत। ऐसा ना हो कि पहली बार में जो लगाए हैं उसको भी आप बदल दें। तो इस बात का ध्यान रखिए कि
हो सकता है, होता क्या है ना हमारे सबकॉन्शियस माइंड में कि पहली बार जो चीज़ क्लिक करता है अधिकतर वो चीज़ सही होती है। मेरे जो अनुभव है मैं वो बता रहा हूँ कि ये देखने को मिला है। और जब आप बार बार बदलते हैं तो आपके जो पहली बार में सही लगाते हैं वो भी गलत हो जाता है। तो इस बात का ध्यान रखिए। और हमारे कई दोस्तों ने बताया कि यार जब मैं पहली बार इसको टिक किया तो वही सही था, जब मैं बेकार में जब दूसरी बार इसको चेक करने लगा तो इसको टिक कर दिया तो कई क्वेश्चन 4-5 क्वेश्चन हमारे गलत हो गए और दुर्भाग्यवश उनका इसी कारण सिलेक्शन नहीं हो पाया। तो इस चीज़ से बचे, गलतियाँ करने से बचे। आप जिस पे श्योर हैं उसको श्योर मार दें, बार बार क्वेश्चन बदले ना। और थोड़ा वहाँ पे कंप्यूटर भी बंद होने की, बार बार कंप्यूटर बंद हो जा सकते हैं, आपके कुछ टेक्निकल इशू भी आते हैं, तो उस चीज़ को आप थोड़ा सा प्रेशर अपन झेलने का वो दिमाग को थोड़ा शांत रखें, वहाँ पे काम रहें और अपने कूल रखें खुद को, वहाँ पे ज़्यादा प्रेशर ना लें। क्योंकि और इसके साथ ही आप जब एग्ज़ामिनेशन हॉल में हो तो ये कर सकते हैं आपकी जो क्वेश्चन आ रहे हैं उसको आप क्वेश्चन आ रहे हैं तो उसे घबराएं मत। जैसे क्वेश्चन आया तो आप क्या होता है कि पहला ही क्वेश्चन देखिए, अरे यार ये कैसा क्वेश्चन, दूसरा अगर लगातार 3-4 क्वेश्चन मिल जाते हैं तो होता है कि ऐसा कि लगता है क्या पूछ दिया है, अब तो मेरा सिलेक्शन ही नहीं होगा, अब क्या। तो उससे ज़्यादा टेंशन तनाव मत ले, पहले आज जो क्वेश्चन आ रहा है उसको करें आराम से तनाव मुक्त होकर, और उसके बाद फिर दोबारा मेरे साथ भी ऐसा हुआ, मुझे लग रहा था यार 70 क्वेश्चन ही लगभग आ रहे हैं सब करके, बाकी तो आ ही नहीं रहा है उतना सही से। तो आप थोड़ा अपने दिमाग पे जोर डालें और सही से करें और आ जाएगा क्वेश्चन। थोड़ा प्रेशर कम लें और खुशी खुशी। मैं तो जब भी क्वेश्चन देख रहा था तो मैं मुस्कुरा रहा था कि यार क्या क्वेश्चन दिया है, ऐसा तो क्वेश्चन मैंने देखा ही नहीं था। तो और लग रहा था कि सिलेक्शन तो होने से रहा अब। तो मैं बस मैं ये नहीं था कि मैं मतलब बड़ा तनाव में आ गया था कि अरे यार अब तो सिलेक्शन नहीं होगा, अब क्या होगा। मैं हँस रहा था कि कैसे कैसे क्वेश्चंस आ रहे हैं जो मैंने देखा ही नहीं आज तक। तो तनाव मुक्त होकर दे यार, क्या है हुआ नहीं हुआ उस क्या फ़र्क पड़ता है, जीवन में और भी कई चीज़ें हैं। लेकिन हाँ, एग्ज़ामिनेशन हॉल में तनाव मुक्त होकर आराम से एग्ज़ाम दें और बाकी जो होगा देखा जाए क्या है। तो यही है, बाकी यही सारी स्ट्रेटजी किताबें मैंने सारी बता दी, अपनी स्ट्रेटजी बता दी। एग्ज़ामिनेशन हॉल में कैसे आपको करना है, क्वेश्चन अटेम्प्ट करने वो मैंने बता दी। सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, इस बात को ध्यान रखिए। और बाकी आप मस्त रहिए और आपको अग्रिम बधाई।